नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है किरचॉफ रूल फॉर कैपेसिटर्स। किरचॉफ रूल कैपेसिटर्स के लिए। किरचॉफ्स रूल फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए किरचॉफ रूल क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे भाई। किरचॉफ के दो रूल होते हैं बेटा, किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। ऑब्वियस सी बात है, जैसे न्यूटन के तीन रूल थे, न्यूटन के तीन लॉ थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे ही किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। बस आसान है। तो सबसे पहला जो रूल है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भाई जंक्शन रूल। जंक्शन रूल बेटा इंपॉर्टेंट रूल है ये। इन सब रूल को, दोनों जो रूल है ना, उन दोनों रूल को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। जंक्शन रूल है, उसको बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा बोलना भी अपने लिए सही है, ठीक है। किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है किरचॉफ जंक्शन रूल, तो उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलना भी बिल्कुल सही है। ऐसे है अपने पास में बेटा, देखो इस तरीके से जो कैपेसिटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तीन कैपेसिटर कनेक्टेड हैं और तीनों कैपेसिटर से मिलकर एक जंक्शन जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। C1 C2 और C3, ठीक है भाई। इसके अंदर में अपने पास में मान लेते हैं, इनको स्टार्टिंग का सिनेरियो था इस तरीके से था भाई, ठीक है। तीन कैपेसिटर थे C1 C2 C3, ये अपने पास में, इनका नाम ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बेटा पहले का सिनेरियो ऐसे था, बाद में जैसे ही हमने इस पे पोटेंशियल कनेक्ट किया, इस तरफ और इस तरफ, इधर V1 पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, इधर V2 कनेक्ट कर दिया, इधर V3 कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में इन पे चार्ज आ गया भाई, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं बेटे, यहाँ पे चार्ज आ गया है Q1, इसके इधर वाले पे -Q1, इस वाली जो कैपेसिटर इसकी प्लेट्स पे ऐसा मान लेते हैं, इधर है Q2, इधर है -Q2, और इस प्लेट पे आ गया इधर Q3, इधर -। तीन प्लेट से इन पे इस तरीके से चार्ज आ गया है पहले सिनेरियो में, ठीक है। पहला सिनेरियो और बाद का सिनेरियो दोनों के लिए डायग्राम बना रहा हूं। पहला जो सिनेरियो था वो ऐसा था बेटा, बाद का सिनेरियो ऐसा है, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल का रीजन सा बनाया है, इस रीजन के अंदर में, ये रीजन किसी के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये तीन प्लेट हैं और इस तरीके से ये किसी भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या लगा सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि पहले इस पे जितना भी चार्ज था इस कंप्लीट लूप के अंदर में या इस कंप्लीट रीजन के अंदर में, वो था 0। बाद में भी बेटा कितना चार्ज हो जाएगा, 0। बाद का चार्ज लिख लेते हैं। बाद में इसके अंदर जो चार्ज है वो -Q1 + Q2 और +Q3, तो -Q1 + Q2 और +Q3, इसी को बोल देते हैं जंक्शन रूल, ठीक है। तो इन सब चार्ज का सम किया तो उस चार्ज की वैल्यू 0 आ गई, इसी चीज को बोला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा इस रीजन में ना तो पहले कोई चार्ज था ना कोई बाद में चार्ज, ठीक है। इतना सा हो जाता है अपने पास में जंक्शन रूल फॉर कैपेसिटर, ओके। इस चीज का यूज करके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वो तो बाद की बात है, वो तो कर ही लेंगे, बट जो तरीका समझाना चाहता हूं उसको समझो, ठीक है। तो अब इस पे तो अपने पास में पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली रीअरेंज हुआ, +Q1 माइनस, मतलब -Q1 प्लस, ये सब पता था। अगर बेटा साइन ही ना पता हो तो हम कैसे यूज करेंगे, फॉर प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्विंग कैसे करी जाएगी बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम ये सिनेरियो लेके चला करेंगे, ठीक है।
कि इसके अंदर वाली प्लेट पे प्लस Q1 मान लेंगे, इसके अंदर वाली पे प्लस Q2, इसके अंदर वाली प्लेट पे प्लस Q3। ठीक है, अंदर वाली जो इस रीजन के अंदर वाली जितनी भी प्लेट है उन सब पे पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे और इन सब का जो सम करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब मिला के कितना आ जाना चाहिए, 0। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सबका पॉजिटिव का सम तो 0 आ नहीं सकता, कोई ना कोई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अगर वो नेगेटिव आया इसका मतलब उसकी पोलैरिटी हमने अलग से मानी, तो वो लेके चल लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाले रूल को इस तरीके से ही लगाया जाना है। ठीक है, 3 की बजाय 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे और कंसेप्ट है उनको लगाया जाएगा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है ना वो करवा देता हूं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। ठीक है, एक इसका जो यूज किया जाता है वो जंक्शन के पोटेंशियल को निकालने के लिए ही किया जाता है मेनली। देखो ऐसे है अपने पास में सिनेरियो, भाई एक कैपेसिटर है इधर ऐसे कनेक्टेड है, दूसरा कैपेसिटर है वो इस तरीके से कनेक्टेड है भाई, तीसरा कैपेसिटर है वो इस तरीके से कनेक्टेड। यहां पे है 6 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट और ये है 3 वोल्ट। ठीक है बेटा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 60 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसमें हमें बताना है फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। इसका जो जंक्शन है उस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है बेटा, ये है इसका जंक्शन, इसका जो पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। जंक्शन का पोटेंशियल हमने V मान लिया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मानना है भाई, एक इस रीजन के अंदर में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे, क्लियर सी बात है, इस रीजन में अप्लाई करेंगे। ऐसा मान लेते हैं इस कैपेसिटर की अंदर वाली प्लेट पे चार्ज आ गया है Q1, इसकी अंदर वाली प्लेट पे Q2 और इसके अंदर वाली प्लेट पे Q3, दो बाहर वाली प्लेट्स पे नेगेटिव आ गया है, -Q1 -Q2 और -Q3 अपोजिट वाली प्लेट्स पे। अब अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा है, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि भाई Q1 Q2 और Q3 तीनों का जो मैं सम करूंगा तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। इस रीजन के अंदर में जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0। तो Q1 लिखते हैं पहले तो भाई, ऐसे कैपेसिटर है बेटा, इसके इस तरफ का पोटेंशियल है V, इस तरफ का है 6 और इस तरफ है पॉजिटिव पोलैरिटी, इस तरफ है नेगेटिव, तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, V पोटेंशियल हाई होगा, 6 है वो लो होगा। तो Q1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ का कैपेसिटेंस जो चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इंटू डेल्टा V। तो बेटा यहाँ का कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफेराड इंटू इधर का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे, तो हो जाएगा V माइनस 6। Q2 है उसकी वैल्यू लिखता हूं, ये वाला जो Q2 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, यहाँ का कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इधर है V इधर है 2, तो कौन सा हायर है, V हायर है या 2 हायर है, ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी है वो हायर है, तो क्या लिख देंगे V माइनस 2 प्लस अगला जो कैपेसिटेंस है, अगला जो Q3 है उसकी वैल्यू लिखते हैं Q3, ये चार्ज कैपेसिटेंस C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हो जाएगा V माइनस 3 इंटू V माइनस 3 मिला के हो गया है 0। तो माइक्रोफेराड सब में कॉमन है, 0 है वो सब में कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू V माइनस 6, 2 इंटू V माइनस 2, 3 इंटू V माइनस 3, सबका सम मिला के कितना आ जाना है भाई, 0। तो 6V माइनस 36, 2V माइनस 4
3v माइनस 9 इज इक्वल टू 0। उन सब टर्म्स को राइट में लेके चले गए, या इनको पहले सम कर लेते हैं। 6 और 3 और 2 11, 11v, और इन सब का सम करेंगे तो आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 0। 11v की वैल्यू आ गई है 49, v है उसकी वैल्यू आ गई है 49 अपॉन 11 वोल्ट। इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो इतना आ गया है, 49 डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट। तो अब Q1 Q2 Q3 सब निकाला जा सकता है इसी तरीके से। ये हो जाता है इक्विवेलेंट, मतलब कि इसका जंक्शन का पोटेंशियल निकालने का तरीका। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चलो इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन है, उसको लिखता हूं मैं। इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करना, फिर इसका आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो। और इसकी इक्वेशन बना के दे देता हूं, चलो। 3 कैपेसिटर है बेटा, इनसे मिला के एक जंक्शन बना हुआ है। कैपेसिटर है वो है 1 माइक्रोफेराड, 7 माइक्रोफेराड, और ये है 2 माइक्रोफेराड। इस तरीके से ये 3 कैपेसिटर्स हैं। इधर पे कनेक्टेड है 10 वोल्ट से, इधर पे कनेक्टेड है 4 वोल्ट से, और इधर पे ग्राउंड से। ठीक है बेटा, फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। इसका जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, जो कि है भाई x। तो भाई इस लूप के अंदर में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया जा सकता है। इस लूप में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसको अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भाई यहां का चार्ज मान लिया है Q1, इधर का मान लिया है मैंने Q2, इधर का मैंने मान लिया है Q3। इन तरफ का पॉजिटिव मानना है तो इनसे दूसरी तरफ का नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाले लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में लिख रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू लिखेंगे बेटा, इस तरफ का पोटेंशियल है x, इस तरफ का है 10, तो कैपेसिटेंस है 1 इंटू यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। अगला है 2 इंटू यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। अगला है यहाँ का कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरफ का पोटेंशियल 0 रहता है भाई, ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो अपने पास में है ये क्वेश्चन, ठीक है, और ऑल्सो अपने पास में है फाइंड आउट Q2। दो अपने पास में भाई क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है, एक दो अपने पास में 2 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है, उसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर है वो निकालना है। ये अपने पास में क्वेश्चन है। ऐसे करके हो जाता है बेटा किरचॉफ जंक्शन रूल। सेकंड रूल लिखने वाले हैं किरचॉफ का, जो कि है भाई किरचॉफ लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है बेटा, लूप रूल है, उस चीज को समझते हैं भाई, क्या इस रूल की डेफिनेशन है। ये बेटा जो अपने पास में रूल है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी है बेटा सप्लाई करी जाती है किसी भी सर्किट में, ठीक है, उस रूल को, मतलब वो जो एनर्जी सप्लाई करी है उसको इसके अंदर में रखे हुए कैपेसिटर या उसके अंदर में रखे हुए रजिस्टर, वो सब के सब उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी
इज कंज्यूम्ड बाय सर्किट एलिमेंट्स। ये इस रूल का बेसिक है। अब बेटा इस रूल को समझते हैं। भाई इस रूल में कुछ साइन कन्वेंशन आते हैं जो इस रूल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ही इस रूल को और थोड़े अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं और थोड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से इस रूल को समझेंगे, अच्छे तरीके से इस रूल का दिमाग लगाएंगे, फिर अपने पास में इसके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आएंगे। अदरवाइज तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो। ठीक है तो मेरे बच्चे करते हैं फिर। तो किरचॉफ लूप रूल है, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है, उन सबको याद रखना। ठीक है, इसके जो बेटा साइन कन्वेंशन या जो भी इसकी चीजें हैं ना, वो अपने पास में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले चैप्टर में इनको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाते हुए। ठीक है, यहां पे भी इसको बता रहा हूं, बट अगले चैप्टर में इसको और ज्यादा डिटेल में एक एक लाइन वाइज लाइन है सब कुछ बताया जाएगा। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले जो है साइन कन्वेंशन वो है बैटरी का, बैटरी और सेल। इसी सेल या बैटरी के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो भाई एक अपने पास में देखो भाई कोई बैटरी है, ठीक है, पहले ये एग्जांपल समझा रहा हूं, उसके बाद में साइन कन्वेंशन समझ लेंगे। इस तरफ है अपने पास में से 10 वोल्ट की बैटरी है, जिसका ये अगर जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका ये मतलब होता है बेटा अगर 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो इसका मतलब है अगर नेगेटिव की तरफ में 10 वोल्ट 0 वोल्ट है, इस तरफ का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है तो इस तरफ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। ये काम है इस बैटरी का बेसिक। आई मेरी बात समझ में बेटा? और देखो इसका क्या मतलब है कि भाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बैटरी के इस तरफ का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है और 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है इधर से अगर इधर गए, ठीक है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 10 वोल्ट होना चाहिए, तो इस एंड का पोटेंशियल बन जाएगा 12 वोल्ट। ये मतलब होता है बेटा बैटरी का। ठीक है, इस बैटरी में इसी से ही साइन कन्वेंशन आ जाएंगे अपने। बैटरी में क्या है बेटा, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, 10 से 0 पे हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कितने से घट गया, 10 वोल्ट से। अगर इधर 0 से 10 की तरफ जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, बेसिकली 10 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब कि माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ गया तो पोटेंशियल कितने वोल्ट से बढ़ गया, 10 वोल्ट से। ऐसा ही इस डायग्राम में हुआ है बेटा, यहां पे 12 से मैं इधर पे इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो पोटेंशियल कितने से घट गया बेटा, 10 वोल्ट से। इधर से इधर गया, बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव की तरफ गया तो पोटेंशियल कितने से बढ़ गया, 10 वोल्ट से। ये होता है इसका साइन कन्वेंशन। ओके, तो जो प्रॉपर रूल है वो समझो। कोई बैटरी है, उसका ईएमएफ है अगर ई, ये सिंबल होता है ईएमएफ का, उसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं पॉजिटिव वाले एंड से नेगेटिव वाले एंड की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब है ईएमएफ कम हो रहा है, माइनस ई हो जाएगा। अब इसी में ही अगर मैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ईएमएफ ई से इंक्रीज हो रहा है। ऐसा रहेगा बैटरी में साइन कन्वेंशन। प्लस से माइनस की तरफ जाए तो घटेगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, और कितने से बढ़ेगा, जितना बैटरी का ईएमएफ है उतने से बढ़ेगा। ये हो जाता है किसी भी कैपेसिटर, सॉरी किसी भी बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन। इसके बाद में है नेक्स्ट सेकंड कैपेसिटर के लिए साइन कन्वेंशन। किसी भी कैपेसिटर के लिए क्या साइन कन्वेंशन होंगे।
भाई सेम ही है, कैपेसिटर भी एक छोटा सा बैटरी की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। सी कैपेसिटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इसमें क्या है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे होते तो पोटेंशियल घटता है, और कितने से घटता है, क्यू बाई सी से। नेगेटिव से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू बाई सी। तो ये है कैपेसिटर के लिए साइन कन्वेंशन। इतना सा आसान है, इतने से ही साइन कन्वेंशन इसमें होते हैं। बस यही चीज इसमें ध्यान रखने की, कोई और इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही ना। तो ये होता है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लूप लॉ फॉर कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट लूप बना दूं तो उस कंप्लीट लूप पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। इस चीज को भी लिख लेते हैं भाई, इस चीज को भी समझ लेते हैं। द पोटेंशियल चेंज ओवर ए कंप्लीट लूप इज 0। ये होता है अपने पास में बेटे लूप रूल। ठीक है मेरे बेटे, ये है भाई C1, ये है C2, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर में मैं लूप रूल है ना उसको लगाता हूं भाई। ठीक है, इस चीज को दिखाता हूं एग्जांपल से। बोथ द कैपेसिटर आर हैविंग चार्ज Q। दोनों पे जो चार्ज है वो है Q, और दोनों का जो साइन है वो भी गिवन है। बैटरी का साइन भी लिख लेते हैं बेटा, माइनस प्लस माइनस प्लस। इस डायरेक्शन में मैं जो लूप रूल है वो लगा रहा हूं भाई। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, P से स्टार्ट करूंगा, Q R S P, P Q R S P। तो भाई P से स्टार्ट करते हैं। देखो P का जो पोटेंशियल है वो अपने पास में है कुछ, ठीक है। P से पोटेंशियल बना, यहाँ पे ऐसे चेंज होते 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 वापस P पे पहुंच जाएंगे, तो पोटेंशियल का चेंज क्या आ जाएगा बेटा, P पे अगर 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट से स्टार्ट होकर वापस कहां पे पहुंच गए 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, 0। यही है अपने पास में इस रूल का। तो P से स्टार्ट किया, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रहे हैं, P से जा रहे हैं Q पे। सबसे पहले इधर से इधर जाएंगे, पॉजिटिव से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कैपेसिटर पे नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस क्यू बाई C2। इसके बाद में बैटरी पे जाएंगे माइनस से प्लस, इसका मतलब है प्लस E1। कुछ नहीं है, इधर जाएंगे प्लस से माइनस, तो क्या लिख देंगे, माइनस E2। और इधर से फिर इधर जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो क्या लिख देंगे, पोटेंशियल क्या हो जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस में, Q अपॉन C1। बस माइनस की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है। पूरी क्लोज लूप के लिए लिखना हो तो पोटेंशियल का चेंज कितना आ जाएगा, 0। P के पोटेंशियल से स्टार्ट करके वापिस वहीं पे पहुंच गए। ये हो जाता है कैपेसिटर्स के लिए लूप। चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे कि ये चीज बिल्कुल ही अपने चकाचक हो सके, हमें कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़नी, कोई कसर नहीं छड़नी सी। चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर इज 10 माइक्रोकूलम, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट VA माइनस VB। VA माइनस VB जो है वो कैलकुलेट करना है।
और बेटा क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो इस तरीके से, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 10 माइक्रोफेराड, 10 वोल्ट की बैटरी है और जो साइन है कैपेसिटर पे वो है, और इस तरीके से ये गिवन है। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे हमें VA माइनस VB है वो निकालना है। देखो फिर कैसे करेंगे। ए वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या मान लिया है भाई, VA मान लिया। ठीक है, अब इसमें ऐसे हमने मूव किया तो किधर से किधर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए हैं। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, घटता है। अब ये कितने से घटेगा, ये अपने पास में क्वेश्चन बनता है। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोकूलम है, तो कितना का जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, Q बाई सी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 10 माइक्रोकूलम अपॉन 10 माइक्रोफैराड। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -1 वोल्ट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूं, VA माइनस 1। बहुत बढ़िया, इधर से इधर गए, माइनस से प्लस की तरफ गए तो पोटेंशियल क्या हुआ, बैटरी में प्लस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो +10 हो जाएगा। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पहले ही हो चुका था VA माइनस 1 और 10 से फिर ये बढ़ गया। इधर से इधर गए तो प्लस से माइनस की तरफ गए, प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, पर कितने से घटता है वो देखना पड़ेगा। कैपेसिटर में घटता है Q बाई सी से, चार्ज था इस पे 10 और इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका मतलब है 5 वोल्ट से घटेगा तो -5। इसका मतलब है बी का पोटेंशियल क्या बन चुका है इस पॉइंट का, VA -1 -10, वो तो यहीं तक ही बन चुका था, उसमें से भी -5 हो गया, जो कि आगे जाके क्या बन गया बेटा, VB। तो इसको फिर मैंने सोल्व कर दिया है कि भाई VA -16 इज इक्वल टू VB। 16 को उधर ले गए, VA माइनस VB कितना आ गया मेरे बच्चे, 16। ऐसे करके इसको निकाला गया है। एक गलती कर दी ना हमने, ये तो प्लस था, तो 10 में से 6 गए तो क्या बन गया भाई, +4। कैलकुलेशन गलती थी, वैसे तो तरीका तो सही कर रहे थे। हाँ, VA माइनस VB है, उसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा यहाँ पे, -4। बहुत बढ़िया, 10 में से 6 गई तो हाँ 4। तो VA माइनस VB यही निकालना था, जो कि आ गया है -4 वोल्ट। अब एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, पोटेंशियल में तो कुछ भी रेफरेंस मान सकते हैं ना। उस ऐसा केस जब भी आ जाए जहां पे ग्राउंड ना गिवन हो, तो उस केस में देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये तो बेटा प्रॉपर तरीका सिखाया है, क्योंकि प्रॉपर तरीका सीखना जरूरी था। ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल है ना, उसको 0 मान लेना। अब पहले यहां से यहां गए 10 वोल्ट की डायरेक्शन, सॉरी 10 माइक्रोफेराड, तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो है 10 माइक्रो कूलम। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो -1 से घट जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और 10 इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस हो रहा है। इस पे रखा हुआ चार्ज कितना है, इस पे रखा हुआ चार्ज है 10 और इसका कैपेसिटेंस है 2, तो -5। ऐसे करके देखो बी का पोटेंशियल निकल जाएगा। 0 से स्टार्ट किया था, -1 जाते ही इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कोई पूछ ले तो आ जाएगा -1। इसके बाद में 10 से बढ़ गया है, तो -1 में 10 जुड़ गए तो कितना बन गया, -1 में 10 जुड़ गए तो कितना बन गया, 9 वोल्ट। ठीक है, अब 9 में से 5 घट गए तो इधर का पोटेंशियल क्या बन गया, 4 वोल्ट। तो क्या निकालना था, VA माइनस VB। ए का है 0, बी का है 4, तो क्या आंसर आ गया, -4 वोल्ट। ऐसे लिख देना, ऐसे भी नहीं लिखो
तो वी भी निकाल लेना, वी भी आ जाएगा 0 -1 -10 माइनस। वो अपनी मर्जी है सारे के सारी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो भाई। एक और क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, उसके बाद में बिल्कुल टकाटक हो जाएगा, सारा मामला सेट हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो भाई, ऐसा है बेटे सिनेरियो। 10 वोल्ट ये कैपेसिटर, बैटरी और कैपेसिटर ए बी। यहाँ पे एक अलग से सर्किट चला गया भाई। ए है, ये है भाई बी। ठीक है, इन सब का पोटेंशियल लिख देता हूं। 2 वोल्ट 2 माइक्रोफेराड, 3 वोल्ट 1 माइक्रोफेराड। इस पे रखा हुआ जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकुलाम, इस पे रखा हुआ जो चार्ज है 5 माइक्रोकुलाम। ऐसे है अपने पास में, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने सी। ओके मेरे बच्चे, फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी है, उसको कैलकुलेट कर दो भाई। ए का पोटेंशियल लिखा मैंने बेटा 0, बैटरी में मूव किया इधर से इधर, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, -10 वोल्ट। बैटरी में मूव कर रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, +2 वोल्ट। कैपेसिटर में साइन पता होना चाहिए था भाई, ये मैं लिखना भूल गया हूं। ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, इस कैपेसिटर में इधर से इधर मूव किया तो अपने पास में क्या हो गया भाई, देखो माइनस से प्लस की तरफ गया तो प्लस कितने से हो गया, चार्ज अपॉन क्यू बाई सी, वो पोटेंशियल आ जाएगा तो +5। ठीक है, 10/2 तो 5 बन गया। इधर से इधर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +3, इधर से इधर जा रहे हैं तो भाई माइनस कैपेसिटेंस। ये अपने पास में चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज है 5, कैपेसिटेंस है -5। ले बेटे, ए का था 0, 0 -10 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -5 हुआ, और फाइनली कहां तक पहुंच गए हैं, बी बी तक पहुंच गए हैं। ए का 0 मानना है तो ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, तो -5। निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी, 0 और -5, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी है, उसकी वैल्यू आ जाती है मेरे बच्चे 5 वोल्ट्स, जो कि अपने पास में फाइनल आंसर बन गया है। सिंपल जो आंसर है वो बन चुका है, बस इतना सा इसका आंसर होगा, और इसमें कुछ नहीं करना था, ना ही हम कुछ करना चाहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर कंसेप्ट है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक स्पेशल कंसेप्ट है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें कैपेसिटर्स में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं है। इससे अगले वाले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा रजिस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों सिमिलर से ही है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो लिखते हैं बेटे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या होता है, इस तरीके से रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज।
4 कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है, इस तरीके से। 4 नहीं भाई, 5। ठीक है बेटा, जो 5 कैपेसिटर हैं वो देखो, C1, C2, C3 और C4, और ये भाई है C5। इस तरीके से है अपने पास में ये जो 5 कैपेसिटर थे ये। ठीक है, इन कैपेसिटर को इस तरीके से एक फिक्स पैटर्न में हमने अरेंज किया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में देखो क्या होता है बेटा, ये जो बन गया है ना, ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से जो अरेंजमेंट बना हुआ है ना, उसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट। ठीक है, अब एक होता है केस बेटा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कैसे करेंगे? फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज टू बैलेंस, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 होना पड़ेगा। इससे इसको डिवाइड कर दें और इससे इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि C1 से C2 को डिवाइड कर दें, C3 से C4 को, इससे इसको इससे इसको, या फिर ऐसा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ऐसा अगर सिनेरियो बना तो उस केस में जो C5 है, C5 के अक्रॉस पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब C5 पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। देन नो चार्ज ऑन C5, जो C5 वाला कैपेसिटर है उस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इस केस को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा किस तरीके से अपना जो सिनेरियो है वो बनेगा कि भाई ये अगर बैटरी है, ठीक है, तो इस प्लेट पे अगर मान लेते हैं चार्ज है +Q1 -Q1, ठीक है, नीचे वाले पे है +Q2 और -Q2। इसका मतलब इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस प्लेट पे चार्ज क्या हो जाएगा, +Q1 -Q1 +Q2 और माइनस। ठीक है, इस तरफ कोई चार्ज गया ही नहीं, इसका मतलब इधर कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब कि C5 को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो C5 कैन बी रिमूव, और अगर भाई ये C5 हट जाए फिर तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना अपने लिए आसान है। C1 और C2 सीरीज में, C3 और C4 दोनों सीरीज में, और कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में, ऐसे करके उसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही अपने काम की चीज। ओके मेरे बच्चे, चलो तो भाई करते हैं इन सब चीजों को सोल्व, एग्जाम्पल के साथ में करते हैं शुरुआत। एक अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से है भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2014 या 15, 2024 या 25 का क्वेश्चन है। 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रो, इस तरीके से ये है कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें कैलकुलेट कर देना है। देखो तो बेटा पहले तो चेक करने की जरूरत है ये कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बेटा ये बैलेंस्ड है या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2/2 इज इक्वल टू 2/2, तो इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है।
ठीक है, अगर बैलेंस्ड है तो बेटा इसमें जो बीच वाला जो है कैपेसिटर उसको हटाया जा सकता है, तो इसको हटा देंगे। अपने पास में क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। टू माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड अगर सीरीज में है दोनों सेम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/2 बन जाएगा 1 माइक्रोफेराड। नीचे वाला भी 1 माइक्रोफेराड। इन दोनों को सीरीज में सोल्व किया, इन दोनों को सीरीज में सोल्व। अब बेटा तीनों के तीनों दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है 2 माइक्रोफेराड, और वही बन जाता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऐसा होता है बेटा अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। आगे देखो और दिखाता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज की कैसी फॉर्म हो सकती है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और जो सर्किट है वो इस तरीके से है। 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, और ये है 4 माइक्रोफेराड। इधर वाला है 2 माइक्रोफेराड, इधर वाला भी है 2 माइक्रोफेराड। इस तरीके से गिवन है भाई, इस तरफ है ए, इस तरफ है बी। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये अपने पास में है कंसेप्ट। चलो तो मेरे बच्चे करते हैं सोल्व। पहले तो इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो जंक्शन है इसको एक्स बोल देता हूं, इस जंक्शन है इसको बोल देता हूं वाई। तो ऐसे करके किसी भी जंक्शन है उनका पोटेंशियल या उनकी मार्किंग करी जा सकती है, जो कि हमने कर दी है। तो बेटा इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। रीड्रॉ करते हैं ताकि सर्किट समझ में आने लगे कि कैसा है। एक तरफ लिख दिया है ए, इस तरफ लिख दिया है बी, इस तरफ लिख दिया है मैंने वाई, इस तरफ लिख दिया है भाई एक्स। ऐसे करके लिख लिया है। ठीक है, जिधर भी एक्स वाई जहां पे लिखना चाहे वहां पे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो बेटा, जो 2 माइक्रोफेराड है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, एक तरफ ए से एक तरफ वाई से। 2 माइक्रोफेराड, ठीक है भाई। ये 1 माइक्रोफेराड एक तरफ ए से एक तरफ एक्स से। इसको लिख लिया, इसको लिख दिया। 3 माइक्रोफेराड एक तरफ एक्स से एक तरफ वाई से। 3 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड एक तरफ वाई से कनेक्टेड है, एक तरफ बेटा बी से कनेक्टेड। इसके बाद में जो 2 माइक्रोफेराड है एक तरफ एक्स से कनेक्टेड है, एक तरफ बी से। एक तरफ एक्स से कनेक्टेड है, एक तरफ बी से कनेक्टेड है, और वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड। ऐसे करके अपना जो सर्किट है उसको रीड्रॉ हमने कर लिया है। ये क्या बन गया, ये तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन गया। ऐसा ही तो होता था, बस वो थोड़ा ऐसा सा बनाया हुआ था। एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। इसमें कर सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू 4/2। इसको चेक करते हैं कि भाई 2/1 क्या 4/2 के इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है। तो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें इस बीच वाले कैपेसिटर को हटाया जा सकता है। तो अपने पास में इसको रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। बीच वाला है वो हट जाएगा। 2 और 4, 1 और 2। ये लो भाई, इसको रीड्रॉ कर दिया। ये और ये जो अपने पास में 2 और 4 है, ये दोनों के दोनों बेटा किस में है, दोनों के दोनों सीरीज में है।
तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6, जिसको लिख सकते हैं 4/3। तो ये बन जाएगा भाई 4/3। इससे नीचे वाला 1 और 2, इसको करते हैं, सॉरी 1 और 2 सही बात है, 1 प्लस 2, तो 2/3, तो ये हो जाता है 2/3 माइक्रो। ठीक है भाई, कैलकुलेशन इन दोनों की कर दी है। अब बेटा ये दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है इनका सम, 4/3 प्लस 2/3, मतलब कि 6/3, मतलब कि 2 माइक्रोफेराड। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बन जाता है अपने पास में 2 माइक्रोफेराड। तो ये हो जाता है इसका सही और सटीक आंसर। बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ऐसे है अपने पास में 1 2 और 3, 1 2 और 3। सी 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 सी। एक तरफ से है बेटा ए, एक तरफ से है बेटा बी। ऐसे करके अपने पास में जो कैपेसिटेंस है इनका जो नेटवर्क है वो ऐसा गिवन है। अब इसमें हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो तो मेरे बच्चे, इसको सोल्व कर लिया तो मतलब कि मौज ही मौज कर दी। ठीक है, देखो ये है सी, ये है सी, ये है सी सी। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई सर्किट गिवन हो सी 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 और बीच में एक ये कनेक्टेड हो, तो ये एक तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इससे इसको डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करें तो सेम आएगा, तो इसको हटा सकते हैं। अब इनके बीच में और इनके बीच में करें सोल्व, तो इन ये इसका रेशो इससे करें, इसका रेशो इससे करें तो सेम आएगा, तो इस वाले को भी हटाया जा सकता है, तो बीच वाले ये दोनों हट जाएंगे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, बीच वाले जो दोनों के दोनों हैं वो हट जाते हैं, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। ए बी तीनों के तीनों सीरीज में हैं, तो ये बन जाएगा भाई C/3। नीचे वाले तीनों के तीनों सीरीज में हैं, C/3। दोनों के दोनों पैरेलल में हैं तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 टाइम ऑफ C/3। जो बन जाता है वो है भाई 2C/3। ये बन जाता है इसका फाइनल आंसर। बताओ क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, मौज कर दी। मौज करने के लिए बैठे हैं बेटा, और किस लिए बैठे हैं। अगला बेटा जो कंसेप्ट है वो करते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास में खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला देखो ऐसे है भाई कोई अरेंजमेंट, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और भाई 2 माइक्रोफेराड। इस तरफ है ए मेरे बच्चे, इस तरफ है बी, और ऐसे करके ये कनेक्टेड है, ऐसे करके भाई ये कनेक्टेड है। इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो है इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बताना है। देखते हैं तो मेरे बच्चे इसको कैसे बता पाएंगे। बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस एक बार इसको ट्राई करो, बाकी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसका आंसर बता ही दूंगा। ले तो भाई मैं ही बताता हूं, तुमने तो नहीं बताना। देखो बेटा नहीं पता चल पा रहा सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज क्या है, इसको तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। इधर का पोटेंशियल ए है, ये तो सीधी वायर है, ये भी कनेक्टेड है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा भाई ए। इधर का पोटेंशियल बी है,
ऐसे करके ये भी सीधे वायर है, इधर का पोटेंशियल भी बी ही। अब कर लेते हैं सोल्व। दो ही तो पॉइंट आए हैं, एक है ए एक है बेटा बी। ये वाला जो 2 माइक्रोफैराड है एक तरफ ए से कनेक्टेड है एक तरफ बी से। अगला वाला एक तरफ ए से कनेक्टेड है एक तरफ बी से। लास्ट वाला एक तरफ ए से एक तरफ बी से। तीनों के तीनों किस में है बेटा? पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट है वो 3 टाइम ऑफ 2 माइक्रोफैराड, मतलब कि फाइनल आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट विल बी 6 माइक्रोफैराड। ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सटीक आंसर, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। ठीक है भाई, अगला अपने पास में जो क्वेश्चन है वो देखो ऐसा है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं, पर एक बार फिर से बता देता हूं भाई। देखो मेरे बच्चे, इधर का पोटेंशियल है ए, यहाँ का भी क्या हो गया ए, यहाँ का भी हो गया ए। इधर का है बी, तो यहाँ का भी क्या बन गया बी, इधर का भी बन गया बी। नीचे की तरफ बी, बी और बी। ये वाला कैपेसिटर कहाँ से कहाँ के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना। ये वाला कैपेसिटर एक तरफ ए से कनेक्टेड है एक तरफ बी से। इससे नीचे वाला एक तरफ ए से कनेक्टेड है एक तरफ बी से। ये वाला एक तरफ बी से कनेक्टेड है दूसरी तरफ भी बी से कनेक्टेड। इसका मतलब इसका तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बर्बाद ही है। इन दोनों का लिख लेना है बस। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी प्लस सी मतलब कि 2C। ये हो जाता है इसका सी इक्विवेलेंट, जो कि फाइनल आंसर अपना आ चुका है। ठीक है बेटे, पैरेलल सीरीज की काफी चीजें जो हैं वो हमने सीख ली हैं, बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें हैं वो सीख ली। अब बेटा इनका जो चार्ज है वो कितना होगा, इस कैपेसिटर पे कैसे कुछ अरेंजमेंट होगा, वैसे कोई क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है वो चीज और कर लेते हैं। ठीक है, उस चीज को भी क्वेश्चन से ही समझते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर देता हूं जिससे कि बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, एक नहीं 2-3 करेंगे जिससे कि कोई चीज कुछ मिस हो जाए तो भी अगले क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाए। कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज सोन। जैसा दिख रहा है वैसे कुछ कैपेसिटर हैं वो कनेक्टेड हैं। देखो तो बेटा 3 किलो वोल्ट की बैटरी है, उससे हमने कनेक्ट कर रखे हैं ये कैपेसिटर। इधर वाला कैपेसिटर है C1, इधर वाला है C2। C1 है वो है बेटा 10 माइक्रोफैराड, C2 है वो है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है दोनों जो कैपेसिटर हैं उन पे चार्ज कितना है, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है। राइट, थोड़ी जगह रख के रख बना लेना क्योंकि यहां पे कुछ लिखूंगा। राइट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे चार्ज बता दो और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बता दो भाई। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला अपने पास में क्या काम होता है भाई, सी इक्विवेलेंट निकालना। कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों के दोनों किस में है मेरे बच्चे? दोनों के दोनों कैपेसिटर हैं सीरीज में। तो सीरीज में जो सी इक्विवेलेंट आ जाता है वो क्या हो जाएगा 10 × 20 अपॉन 10 + 20।
200/30 20/3 माइक्रोफेराड। और बेटा इसका डायग्राम भी बना लेना। बैटरी कितने वोल्ट की है? 3 किलो वोल्ट, मतलब कि 3000 वोल्ट। और ये जो सी इक्विवेलेंट है वो बन चुका है 20/3 माइक्रोफेराड। यहां तक में भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इस पे चार्ज निकालना अपने लिए बहुत ज्यादा आसान है। फाइनल आंसर पे, फाइनल वाले डायग्राम पे चार्ज निकालना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल गिवन है, इसका सी इक्विवेलेंट गिवन है। तो इस पे रखा हुआ जो चार्ज है वो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3 माइक्रोफेराड इंटू 3000, ये बन जाता है 20,000 माइक्रोकुलाम। आ गया इसका चार्ज। इस पे जो चार्ज है वो आ गया है 20,000 माइक्रोकुलम। अच्छा तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा देखो, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों से ही मिलके तो ये बना है। तो इन दोनों पे जो चार्ज रहेगा, दो की सीरीज में चार्ज सेम होता है, वो वाला चार्ज इतना ही होगा जितना इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस है। ये बात भी है। तो इन दोनों पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 माइक्रोकुलाम इंटू 20,000 माइक्रोकुलाम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी निकाल लेते हैं भाई। पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है बेटा? इस पे चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस। 20,000 माइक्रोकुलाम का तो चार्ज है, 10 का इसका कैपेसिटेंस है, तो 20,000/10 तो कितना आ जाएगा? 2000 वोल्ट या 2 किलो वोल्ट। इस पे है 20,000/20, मतलब कि 10,000 वोल्ट या 1,000 वोल्ट, सॉरी 1,000 वोल्ट या 1 किलो वोल्ट। ऐसे करके इनका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस निकाल दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के डायग्राम बनाएंगे, फिर वापस चलते हुए चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। ये अपने पास में तरीका है, ये फॉलो किया जाएगा मेरे बच्चे। इसके बाद में लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भाई इस तरीके से। एक तरफ है x, एक तरफ है y। ऐसे ये है अपने पास में। यहां पे है भाई C1 10 माइक्रोफेराड, यहां पे है भाई C2 20 माइक्रोफेराड, C3 20 माइक्रोफेराड और भाई C4 40 माइक्रोफेराड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपने पास में चीजें गिवन है। अच्छा, और जो चीज गिवन है वो क्या है कि इफ चार्ज ऑन C1 इज 20 माइक्रोकुलाम, इस पे जो चार्ज है वो है भाई 20 माइक्रोकुलाम, देन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कैलकुलेट करना है। भाई क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा। अब पूरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और सारी चीजें जो हैं उनको लिख देंगे और बढ़िया तरीके से लिखेंगे।
कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कुछ इसमें टेंशन लेंगे ना ही किसी को टेंशन देंगे। ऐसा अपने पास में सिनेरियो रखेंगे कि किसी को ना टेंशन हो ना किसी की टेंशन कम हो। ठीक है तो बेटे कर देते हैं शुरू। अपने को क्या है, अपने को तो आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनको सीरीज पैरेलल में सोल्व कर लेना बेटा। C1 और C2 दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो दोनों को लिख लेते हैं भाई। दोनों को पैरेलल में सोल्व किया तो 10 + 20 30 माइक्रोफैराड आ गया। ये 20 और 40 दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, तो आ जाएगा 60 माइक्रोफैराड। एक्स ये है भाई वाई। दोनों के दोनों किस में है मेरे बच्चे, सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना भाई जगह छोड़ते हुए रखना। ठीक है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 30 × 60 अपॉन 30 + 60। ठीक है। देख तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ले तो भाई सबका जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक हम पहुंच चुके हैं। चलो अब जहां पे भी चीजें गिवन है ना उधर से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है मेरे बेटे, देखो 20 माइक्रोफेकुलम इस पे चार्ज गिवन है और इसका कैपेसिटेंस गिवन है, तो क्या चीज रह गई है, इसकी वोल्टेज। इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, इस पे चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस। 20 माइक्रोकुलाम को 10 माइक्रोफेराड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो ये भी पैरेलल में है, इसके अक्रॉस भी कितनी है, 2 वोल्ट। बहुत बढ़िया। और इसके अक्रॉस भी क्या है, 2 वोल्ट, क्योंकि दोनों को पैरेलल में ही सोल्व किया तब जाके ये ऐसा बना। अब इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट है तो इस पे रखा हुआ चार्ज भी निकाल लेंगे। 2 वोल्ट है, 30 माइक्रोफेराड है, तो इसके अक्रॉस में जो चार्ज है वो आ जाएगा 30 × 2। Q = C × V होता है, तो 60 माइक्रोकुलाम। बहुत ज्यादा बढ़िया भाई। इसके अक्रॉस में बेटा 60 माइक्रोकुलाम। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम। इस पे भी कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोकुलाम। तो इसका चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों आ गए, तो इसकी वोल्टेज निकाल लेंगे। तो वोल्टेज क्या होती है, Q/C। Q कितना है, 60 माइक्रोकुलाम, और C है 60 माइक्रोफेराड। तो इस पे आ गई है 1 वोल्ट, इस पे आ गई है 2 वोल्ट। दोनों की दोनों वोल्टेज किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टोटल वोल्टेज क्या बन जाएगी, 3 वोल्ट। एक्स और वाई के बीच में जो वोल्टेज है उसका आंसर कितना आ चुका है, 3 वोल्ट। बताओ क्या ही दिक्कत है, ये चीज निकालनी थी। ठीक है, और अपने पास में चीजें क्या रह गई हैं बेटा, इस पे रखा हुआ चार्ज, इस पे रखा हुआ चार्ज, इस पे रखा हुआ चार्ज, ये भी निकाला जा सकता है। इसके अक्रॉस की वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस वही वोल्टेज होगी जो इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस है, क्योंकि सब पैरेलल में। अगर 1 वोल्ट है तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा 40 × 1, 40 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम, 20 × 2, 40 माइक्रोकुलाम। लो भाई, सबका चार्ज भी लिख दिया है, सबकी वोल्टेज भी लिख दी है, सब कुछ लिख दिया है। जो व्हाइट पेन से लिखा है वो अपने पास में निकाली हुई वैल्यूज है। ठीक है, वो जो पहले लिखा हुआ था वो तो पता ही है क्वेश्चन। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कुछ भी निकालना हो, सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करी जा सकती हैं। तो अब ऐसी ही कैलकुलेशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि कंसेप्ट में कमी ना रहे बिल्कुल भी। ठीक बात है भाई। तो देखो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, C1 है 1 माइक्रोफेराड, इधर पे अपने पास में दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं।
फिर उनको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जो कि बैटरी है भाई 20 वोल्ट की। C2 है बेटा 2 माइक्रोफेराड, C3 है 2 माइक्रोफेराड। ऐसे है अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी है कैपेसिटर से। ठीक है, इसमें अपने पास में क्वेश्चन क्या है वो देखो। फाइंड आउट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सबके अक्रॉस चार्ज बता देना है और सबके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकाल देना है। ये अपने पास में है क्वेश्चन। पहले तो इस डायग्राम को सोल्व करते हैं। ये दोनों के दोनों किस में है भाई, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4। तो रीड्रॉ करेंगे तो ये तो बन जाएगा भाई 4 माइक्रोफेराड। इसके इधर वाला जो था वो था अपने पास में 1 माइक्रोफेराड। नीचे में जो इनसे बैटरी कनेक्टेड है वो है 20 वोल्ट। अब 1 और 4 दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में उनको सोल्व करते हैं। 1 × 4 अपॉन 1 + 4, ये बन जाएगा 4/5। ये बन जाता है 4/5 माइक्रोफेराड। नीचे जो बैटरी कनेक्टेड है वो है बेटे 20 वोल्ट की। तो जो 4 माइक्रोफेराड है उसके अक्रॉस में बैटरी है वो है 20 वोल्ट की। तो इस पे रखा हुआ जो चार्ज है वो निकाला जाएगा C × V से। इसका कैपेसिटेंस है 4/5 और है 20, तो आ जाएगा 16 माइक्रोकूलम। इसकी बैटरी, एक कैपेसिटर है तो पूरी पोटेंशियल उसी के अक्रॉस आएगा, तो इसका आंसर आ जाता है बेटा 16 माइक्रोकूलम। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर। नेट के अक्रॉस जो चार्ज है वो आ गया है, बट वो नहीं निकालना, अपना काम वो नहीं है। अपना काम है सबके अक्रॉस निकालना। ये दोनों कैसे थे बेटा, सीरीज में, ये इनका इक्विवेलेंट बनाया है। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके अक्रॉस चार्ज सेम होता है, उनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी चार्ज उतना ही होता है। इसका मतलब कि इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम, इसके अक्रॉस भी 16 माइक्रोकूलम। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बता रहे हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी बेटा, V = Q/C। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV, वोल्टेज का हो जाएगा Q/C। यहाँ पे रखा हुआ चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 16/1, मतलब कि 16 वोल्ट। पोटेंशियल आ गया 16 वोल्ट। इसका है 16/4, 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल आ गया। इसको ही तो हमने लिखा है 16 वोल्ट और जो चार्ज आया है 16 माइक्रोकूलम। ये दोनों किस में थे बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में होता है पोटेंशियल सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट या EMF सेम। दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। दोनों की अब वोल्टेज आ गई है तो दोनों का चार्ज भी निकाला जा सकता है। यहाँ का चार्ज आ जाएगा Q = C × V, 2 × 4 8 × माइक्रोकूलम, 4 × 8 माइक्रो। तो यहां से सबकी वोल्टेज, सबका चार्ज, सब कुछ हमने निकाल लिया है। ये ही कंसेप्ट यूज करना है, इसी तरीके से सारे आंसर करने होंगे बेटा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, ये तरीका कभी फेल नहीं होने वाला। ये आपका तरीका हमेशा ही हमेशा काम करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर देते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है वो देखो, अगर इन्हीं में ये पूछ लिया जाए कि एनर्जी स्टोर बतानी है, जैसे कि इस वाले कैपेसिटर में कितनी सी एनर्जी स्टोर है, तो यहाँ पे CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसका कैपेसिटेंस इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर इंटू हाफ। ऐसे ही जिसकी भी वोल्टेज कुछ भी चीज पूछी जाए तो यहां से निकाला जा सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला याद रह सके तुम्हें। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर का सर्किट है। तो ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है वो बतानी है भाई। पहले तो इसका C इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, और तो कुछ निकालना जैसा बचा ही नहीं है। ये 2 और ये जो 2 है, दोनों के दोनों किस में है भाई, पैरेलल में दिख रहे हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो बनेगा 4 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और भाई 1 माइक्रो। ठीक है, C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/1। 4 आ गया LCM, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 9/4। C इक्विवेलेंट है वो बन जाता है 4/9 माइक्रोफैराड। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू जिस वोल्टेज से कनेक्टेड था, हाफ 4/9 इंटू 10⁻⁻6। SI यूनिट फैराड है इसलिए वो लिखा है इंटू 20 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 800/9 माइक्रोजूल। ऐसे करके एनर्जी भी निकाली जा सकती है, इक्विवेलेंट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हर किसी की इंडिविजुअल की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एक एक का पोटेंशियल और हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रॉब्लम है वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो कि एक अलग टाइप के यूनिक अप्रोच वाले क्वेश्चन है। वो जो कंसेप्ट है वो क्या है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स। प्लेट अगर रखी हुई है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कैपेसिटर्स में, तो उनका इक्विवेलेंट है वो कैसे निकाला जाएगा। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है भाई, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, अब अपने पास में पहले क्वेश्चन में है, देयर आर 4 प्लेट्स each of area A and at separation D are placed। 4 प्लेट है बेटा, सबका एरिया A है और सबको इतने से सेपरेशन पे रखा गया है, D सेपरेशन। ऐसे है उनको अरेंज किया हुआ, जो डायग्राम है वो ऐसे गिवन है भाई। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो कैसे करना है। और उनको कनेक्ट कर रखा है P और Q पॉइंट के बीच में। P और Q जो पॉइंट है उनके बीच में उन दोनों प्लेट्स को अरेंज किया हुआ है। सबका सेपरेशन सेम है बेटा, सबका एरिया सेम है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इसमें देखो कितने से कैपेसिटर बनेंगे, तो बेटा 2 प्लेट है उनसे मिलके एक कैपेसिटर बनता है। तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कैपेसिटर C1 बन गया, इस प्लेट और इस प्लेट से मिलके C2 बन गया, और इस प्लेट और इस प्लेट से मिलके C3 बन गया। 3 कैपेसिटर अपने पास में बन चुके हैं, C1 C2 और C3। ठीक है, हर कोई प्लेट है उसका एरिया A है, हर कोई प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। देखो इस तरफ लिख देता हूं P, इस तरफ लिख देता हूं Q। C1 वाला कैपेसिटर एक तरफ से तो P से कनेक्टेड है
और एक तरफ Q से कनेक्टेड है। C1 वाला कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, एक तरफ P एक तरफ Q। C2 वाला कैपेसिटर एक तरफ Q से कनेक्टेड है, एक तरफ P से कनेक्टेड है। C2। C3 वाला कैपेसिटर एक तरफ P से कनेक्टेड है, एक तरफ Q से कनेक्टेड है। ऐसे हैं ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड। C1 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एप्सिलॉन नोट A बाई डी। ऐसे ही C2, ऐसे ही C3, तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं तो सेम ही ना। अब तीनों के तीनों हैं, उनका इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, तो भाई C इक्विवेलेंट है वो बन जाता है 3 टाइम ऑफ C, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोट A बाई डी। ये बन जाता है इस डायग्राम का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। ऐसे निकाला जाता है प्लेट वाली प्रॉब्लम्स। एक और क्वेश्चन करता हूं भाई। ये है बेटे क्वेश्चन, इस तरीके से 6 प्लेट्स गिवन है, ए और बी है जैसे क्वेश्चन में गिवन है ऐसे कनेक्टेड है। इसका पहले तो आप डायग्राम बनाओ और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की ट्राई करो। अगर आंसर आ जाता है तो बहुत सही बात है, अगर नहीं आता है तो इसका आंसर देख लेना। बेटे देखो, C1, C2, C3, C4, C5, 5 कैपेसिटर बन गए हैं टोटल मिला के। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, एक तरफ है भाई A, एक तरफ है बेटा B। C1 वाला कैपेसिटर एक तरफ A से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। जो बेटा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो भाई वो भगवान से कनेक्टेड है। अरे नहीं, भगवान से कोई कनेक्टेड नहीं है भाई, एक बार ही कनेक्ट हो गए भगवान से तो लास्ट बार। बेटा C1 है, दूसरी तरफ C2 से कनेक्टेड है, और फिर जो C2 है दूसरी तरफ B से कनेक्टेड है। C2 है ना, देखो एक तरफ C1 से कनेक्टेड है, फिर वो B से कनेक्टेड। C3 है, C3 किससे कनेक्टेड है बेटा, B से कनेक्ट है, फिर वो C4 से कनेक्ट है, फिर वो A से कनेक्ट है। C3 है वो B से कनेक्ट है, फिर वो किससे कनेक्ट है, C4 से, और फिर वो कनेक्ट है A से। C5 है, एक तरफ A से है, एक तरफ B से है। ऐसे है इनके बीच का कनेक्शन, बढ़िया तरीके से कनेक्शन है, वो लिख दिया है। C1 और C2 सीरीज, C3 और C4 सीरीज, ये भी सीरीज, सबका C इक्विवेलेंट, सबकी वैल्यू C के ही इक्वल है, तो C और C जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट आ जाता है C बाई 2। इससे नीचे वालों का C इक्विवेलेंट आ जाता है C बाई 2, इससे नीचे वालों का आ जाता है C। एक तरफ है A, एक तरफ है B, तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट है, क्या आ जाएगा इनका सम, C बाई 2 प्लस C बाई 2 प्लस C, मतलब कि 2C, 2 एप्सिलॉन नोट A बाई B। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया आंसर, बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन जो है वो बनाता हूं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये है बेटा लास्ट क्वेश्चन, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, बाकी सब चीजें तुम्हें पता है वैसा ही है। इसमें देखो कितने कैपेसिटर मिलके बने हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। तो सबसे पहले जो C1 है, अब इसमें तीन चीजें हैं, P A और B। C इक्विवेलेंट बताना है हमें A और B के बीच में। फाइंड आउट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में बताना है, तो बाकी चीजों पे ध्यान मत देना। एक तरफ लिखना पड़ेगा बेटा A, एक तरफ लिखना पड़ेगा B, और बीच में कहीं पे P भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में P भी आ रहा है। करते हैं बेटा सोल्व अब इसको। जो C1 है वो देखो एक तरफ P से कनेक्टेड है, एक तरफ B से कनेक्टेड।
C1। C2 है, एक तरफ B से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ किसी से भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली C3 से है, फिर C3 की दूसरी एंड A से कनेक्टेड है। B जो है वहां से कनेक्टेड है C2, फिर उसके बाद में C3 से कनेक्ट होते हुए फिर वो A पे जा रहा है। ऐसा हो गया है ये चीज। अगला जो C4 है, एक तरफ A से एक तरफ P से। C4, C5 एक तरफ P से एक तरफ A से। ये अपने पास में बन गया है इसका डायग्राम। अब इस डायग्राम को सोल्व करना अपने लिए आसान है, P का कोई मतलब नहीं है, P तो ऐसी है। ये दोनों किसमें है बेटे? पैरेलल में। दोनों को सोल्व करके क्या बन जाएगा? C और C से मिला के 2C। इधर पे ये वाला इन 2C से कनेक्टेड है, ये भी C ही। नीचे वाले दोनों किस में है? सीरीज में, और इनका C इक्विवेलेंट बन जाएगा C/2। इस तरफ A, इस तरफ B। बहुत बढ़िया। ये 2C और C दोनों के दोनों सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, 2C स्क्वेयर अपॉन 3C। तो ये बन जाएगा 2/3C। तो ये बन जाता है 2/3C, ये बन जाता है C/2, A/B। दोनों के दोनों पैरेलल में मेरे बच्चे। पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या आ जाता है? 2/3C प्लस C/2। दोनों का सम करेंगे तो बन जाएगा 7/6C। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। 7/6 एप्सिलॉन नोट A/D। ऐसे करके बनता है C इक्विवेलेंट, जो कि अपना बेहतरीन सा आंसर है, आ जाता है। ठीक है, ये अपने पास में था लास्ट। इसके अलावा एक रिजल्ट है, उसको लिख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे, नीट में आने का कोई चांस नहीं है, बट आपके किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं इसको। क्यूबिकल कैपेसिटर, क्यूबिकल कैपेसिटर्स। ये है बेटा अपने पास में क्यूबिकल कैपेसिटर्स के रिजल्ट। ठीक है, अगर एक अपने पास में अगर कोई क्यूब बनाई हुई है और क्यूब के हर एक एज है, वो एक हर एक जो क्यूब की साइड है उसको एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हर किसी का कैपेसिटेंस अगर C है, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए A और B एक एज के अबाउट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो जाता है 12C/7। अगर हमसे पूछा जाए जो अपने पास में फेस डायगोनल है उसके अक्रॉस में कैपेसिटेंस, वो आ जाएगा इक्विवेलेंट 4C/3। A और D के बीच में पूछा जाए तो बॉडी डायगोनल है उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6C/5। ऐसे होता है क्यूबिकल कैपेसिटर और उसके जो रिजल्ट हैं वो। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट याद रख लेना, कहीं पे डायरेक्ट काम आ सकते।